नमस्कार। आज हम इलाहाबाद, इसका नया नाम प्रयागराज है और हम प्रयागराज सेंट्रल विश्वविद्यालय में हैं और हमारे सामने हैं देव सिंह, डॉक्टर देव सिंह, जो अभी ईश्वर शरण कॉलेज इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक भाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। और हम आपको जानकारी के लिए एक और बात बता दें कि ये हमारे सीनियर भी रह चुके हैं और जब ये बीएचयू में पढ़ाई करते थे तो ये हमारे काफ़ी सीनियर और काफ़ी आदरणीय भैया, जो जिन्हें हम हमेशा प्रणाम करते थे और ये हमेशा हंसकर ही जवाब देते थे, कैसे हो निशांत। तो आज इन्होंने बीएचयू से ही पढ़ाई की है, वहीं से जेआरएफ और पीएचडी कंप्लीट किया है और आज ये प्रयागराज में संगमों की नगरी में आज ये यहाँ कार्यरत हैं। आज हम भैया से जानने वाले हैं कि संस्कृत, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भैया संस्कृत डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं। अब हम संस्कृत में रिसर्च की संभावनाएं और संस्कृत में जॉब अपॉर्चुनिटी, आजकल के बच्चे बहुत ही कम इंटरेस्ट रहा है संस्कृत में, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि संस्कृत में अभी नया वैश्वीकरण के इस युग में संस्कृत में भी अपार संभावनाएं हैं। तो हम देव भैया से, देव सर से जानना चाहेंगे कि संस्कृत की क्या क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले नमस्ते निशांत जी, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे होंगे उन सबको भी नमस्कार। नमस्ते। जैसा निशांत जी ने बताया कि आप हमारे अनुज रहे और जस्ट जूनियर थे, तो एक बीएचयू में पढ़ने का और मालवीय जी की बगिया से रहने का एक तो फ़ायदा होता ही है कि सीनियर जूनियर और ये जो बड़े छोटे का भाव है। मैं आपको एक और इसी में बात बताऊं कि ये सीनियर जूनियर का भाव जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कम रहता है, वहाँ छोटे बड़े भाई का भाव अधिक रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा प्रयाग विश्वविद्यालय में देखने को नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ आए तो यहाँ सीनियर जूनियर में सर की परंपरा है। तो मुझे लगता है कि वो जो भैया और एक छोटे भाई को क्या भाई क्या हालचाल है, इसमें जो अपनापन और अपनत्व आता है वो सर कहने में नहीं आता है। इसलिए जो एक लगाव और जुड़ाव काशी हिंदू विश्वविद्यालय का और मालवीय जी का ये जो है वो एक अपना अलग भाव है। आज निशांत हमको लग रहा है 10 साल बाद हम लोग मिले और एक अच्छा अनुभव रहा। मैं भी ईश्वर शरण महाविद्यालय इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, यहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और लगभग 5 रिसर्च स्कॉलर हमारे अंडर हैं। एक बच्ची की उसमें नौकरी लग गई, 4 बच्चे अभी हैं। तो जैसा निशांत से बात हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि 12th के बाद बच्चे क्या करें, ये एक बड़ी समस्या होती है जो भी बच्चा 12th में होता है उसके लिए। और जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में थे, हम लोग तो 12th के बाद ये तय नहीं कर पाए थे क्या करना है, क्योंकि उस समय इतना सब कुछ नहीं था, घर वाले जैसा डिसाइड करते थे वही पढ़ाई होती थी। लेकिन अभी क्या है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कहाँ क्या जाए। तो मेरा विषय संस्कृत रहा। मैंने 12th तक बायो था, मैंने 12th तक संस्कृत नहीं पढ़ी थी, साइंस का स्टूडेंट रहा। लेकिन मैंने उसके बाद में संस्कृत से पढ़ाई की, बीएचयू से ग्रेजुएशन रहा, संस्कृत ऑनर्स रही, संस्कृत से एमए किया, फिर पीएचडी की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई जो 12th तक का बच्चा है वो अपने मन में ये भाव ना रखे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो अभी बीए करने जा रहा हूँ तो संस्कृत मुझे समझ में नहीं आएगी। मुझे लगता है कि सबसे रोचक विषय में संस्कृत एक रहता है। संस्कृत 2 तरह से पढ़ी जाती है। एक संस्कृत ट्रेडिशनल होती है जो शास्त्रीय आचार्य करते हैं बच्चे, वो उत्तरा मध्यमा हाई स्कूल इंटर और शास्त्री ग्रेजुएशन के लेवल पे रहता है, और आचार्य एमए के लेवल की बात होती है, वो इक्विवेलेंट रहता है। लेकिन हम आपको बताएं कि अगर मन में ये भाव आता है, जैसे हम लोगों ने जो संस्कृत पढ़ी वो ग्रेजुएशन में जो संस्कृत रहा, हिंदी संस्कृत ज्योग्राफी विषय रहा, तो सामान्य संस्कृत पढ़ाई जाती है। आपको थोड़ा व्याकरण पढ़ाया जाता है, आपको थोड़ा दर्शन पढ़ाया जाता है, आपको थोड़ा साहित्य पढ़ाया जाता है, आपको थोड़ा वेद पढ़ाया जाता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आपको अवगत कराया जाता है जो हमारे अक्सर जीवन में उपयोग। जैसे गीता, हम सब लोगों ने गीता जो भी है सब सुनते हैं, तो थोड़ा गीता पढ़ाया जाता है। थोड़ा वेद के ऐसे मंत्र जो पूजा पाठ में हमने सुना होता है, थोड़े वो मंत्र मिलते हैं, थोड़े उससे अलग रहते हैं। साहित्य की अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी पुस्तक रहती है, उसकी भी कहानी हम सुने रहते हैं। तो जो बच्चों को एक डर रहता है वो डर नहीं होना चाहिए, हिचक नहीं होना चाहिए। जैसा निशांत जी के 2 प्रश्न थे, उसकी शोध में क्या उपयोगिता है और जॉब ओरिएंटेड है कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लगभग जगह संस्कृत है। अगर वहाँ ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट चल रहा है तो वहाँ संस्कृत पढ़ाया ही जाता है। अगर आप किसी आईआईटी में ले लीजिए तो अभी सारी आईआईटीज़ में ह्यूमैनिटीज़ में संस्कृत सब्जेक्ट आ गया है।
तो और टीजीटी पीजीटी के स्तर पर या प्राइमरी के स्तर पर अगर आपको टीजीटी टेट वगैरह देना है और आप हिंदी से हैं, आपका विषय संस्कृत नहीं है, तो आप हिंदी के टीचर नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर आप संस्कृत है, कोई और विषय पढ़ रहे हैं, तो आप संस्कृत के अध्यापक बन सकते हैं। जितनी सीटें हिंदी में आती हैं उतनी सीटें संस्कृत में भी आती हैं। यहाँ मैं बताऊं कि संस्कृत विश्वविद्यालय अलग से भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसके अलावा दिल्ली में संस्कृत विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का भी अपना विश्वविद्यालय है, और तमाम ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें केवल संस्कृत की पढ़ाई होती है। उसके बहुत सारे कॉलेज हैं। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय कि पूरे विश्व में उसके डिग्री कॉलेज हैं जहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती है। तो जॉब के नज़र से अगर नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संस्कृत जैसा स्कोप किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है। अभी आप देखते हैं कि कहीं भी कोई बातचीत चलती है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कोट किया, एक आयरलैंड की बात की, वहाँ एक शिक्षक है जो विदेश में वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो संस्कृत जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो श्लोक पढ़ रहे हैं, जो मंत्रों का गायन कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि जो तर्क क्षमता है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई। जो उनकी याद करने की क्षमता है वो पहले से ज़्यादा हो गई। बच्चों में जो शार्पनेस आती है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई। तो आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि संस्कृत से कहीं कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है। संस्कृत भाषा पढ़ने से निश्चित तौर से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। तो भाषा के माध्यम से एक आप अलग भाषा भी जानते हैं। नौकरी के आधार पर जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक सबसे ज़्यादा स्कोप वाली जो भाषा है वो संस्कृत है, जिसे आप पढ़ करके जा सकते हैं। दूसरा, आप जब भी पैदा होते हैं, आपके जात कर्म संस्कार से लेकर के, पैदा होने के संस्कार से लेकर के जो 16 संस्कार बताए गए हैं, मृत्यु तक आपको संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है। सारे कर्मकांड संस्कृत के माध्यम से होते हैं। आजकल ज्योतिष वगैरह विषय जो चल रहा है, आप अगर थोड़ी सी बात, जैसे हमने अभी थोड़ा सा ज्योतिष का कुछ सीखा और मैं हस्तरेखाओं के बारे में किसी का एक हाथ देखने बैठता हूँ तो 20 लोग अपने हाथ दिखाते हैं। तो ये भी आप इसको जॉब ओरिएंटेड भी कर सकते हैं कि नहीं, ये नौकरी का ये भी एक तरीका है कि आप अगर कुछ भी कर्मकांड, आप पूजा करना जानते हैं। आजकल जैसा शादी ब्याह में लोगों को ये है कि सबके पास इंटरनेट है, लगभग लोगों को मंत्र याद है। आप कुछ बोलते हैं तो उसको रिकॉर्ड करके सुनते हैं कि क्या मंत्र सही बोल रहे हैं कि नहीं। अगर आपके पास उच्चारण सही है, आपने पढ़ाई सही की है, तो एक इसका अलग स्कोप है। आप कोई भी पूजा करवाने के लिए, सबके लिए, ज्योतिष मैंने बताया, टीचिंग लाइन बताया। एक समय ऐसा था कि सिविल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले, जो सर्वाधिक अंक, माफ़ी चाहता हूँ, सर्वाधिक नौकरी पाने वाले पीसीएस में संस्कृत के बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि इसमें गणित के जैसे नंबर मिलते हैं, नंबर आपका व्याकरण में कटता नहीं है। तो आप सिविल सर्विसेज के लिए भी संस्कृत विषय रख करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। एक इसी में हमको याद आया, एक बनारस में एसएसपी आए थे, जब हम लोग वहाँ पढ़ाई करते थे तो उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। बड़े तेज़ तर्रार हैं और बहुत सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनकी, वो संस्कृत विषय से थे, आईपीएस जेएनयू से पढ़े थे। अभी नाम विस्मृत हो रहा है, अभी ध्यान आएगा तो बता दूंगा। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके साथ 3 बच्चे संस्कृत के सेलेक्ट हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संस्कृत माध्यम से सेलेक्ट हो सकते हैं। शोध की बात करें तो आजकल चाहे आप कोई भी, जितने आविष्कार हो रहे हैं, बाद में लोग बताते हैं कि नहीं हमारे संस्कृत में पहले से वर्णित है। तो मेरा मानना है कि शोध में जितने अवसर संस्कृत में, किसी और विषय में उतने शोध के अवसर नहीं है। क्योंकि आप चाहे गणित पढ़िए, चाहे विज्ञान पढ़िए, जितने भी आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, आप साइंस, कॉमर्स, किसी की भी बात करेंगे, आप इकोनॉमिक्स की भी बात कर लीजिए, कहीं भी वो सब कुछ हमारे वेदों में मिला है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, अगर उस सब्जेक्ट को आप वेद में और हमारे संस्कृत लिटरेचर में खोजना चाहेंगे तो सारी चीज़ें हैं। हाँ, थोड़ी आवश्यकता ये है कि जो हमारे पास प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर के, विज्ञान के साथ उसका तालमेल बैठा करके जो शोध होना चाहिए, उसकी थोड़ी कमी है। लेकिन जो अब आईआईटीज़ वगैरह या कुछ फिजिक्स के टीचर मिल करके कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा काम भी संस्कृत विषय में हो रहा है। जैसा मुझे लगता है कि शोध के विषय में इतनी सब चीज़ें पर्याप्त होगी। निशान जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन सब सारे विषयों को बहुत अच्छे से बताया और संस्कृत की संभावनाओं को काफ़ी विस्तृत रूप से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर आप कुछ और भी जानकारी चाहते हैं संस्कृत से संबंधित तो आप सर को भी डीएम कर सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं, और आप अपनी प्रश्न को विदाउट हेजिटेशन सबके साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह के नॉलेज अगर और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।